हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल अड्डा 2020 में आपका स्वागत है। तो आज हम लेकर आए हैं जीके जीएस के टॉप 200 क्वेश्चन जो एग्ज़ाम के बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है। तो ये उसका पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 आप जाकर हमारे चैनल पर देख सकते हैं और ये पार्ट 2 वीडियो है। तो आइए हम लोग एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि 9 डिग्री चैनल किन दो स्थलों को पृथक करता है। तो किन दो स्थलों को करता है? एक करता है कवरती और मिनिकॉय को ये पृथक करता है। भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो किसे दिया जाता है? तो ये आपका दिया जाता है पुर्तगालियों को। ठीक है, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज करने का श्रेय पुर्तगालियों को दिया जाता है। वर्ष 1498 ईस्वी में किस पुर्तगाली अन्वेषक ने यूरोप से भारत के लिए एक नए समुद्री मार्ग की खोज की थी? तो किसने किया था? तो ये किया था आपका वास्को डी गामा ने किया था। ठीक है, वास्को डी गामा ने किया था। भारत आने वाला प्रथम यूरोपियन कौन था? तो कौन थे प्रथम यूरोपियन? तो ये आपके थे पुर्तगाली। ठीक है, ये पुर्तगाली थे। वास्को डी गामा पहली बार भारत कब और किस स्थान पे पहुंचा था? तो पहली बार यह आया था केरल के कालीकट बंदरगाह पर आया था, जो 17 मई 1498 ईस्वी में भारत में आया था। वास्को डी गामा के भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की यात्रा में किसने इसका सहयोग किया था? तो किसने किया था? तो अब्दुल मनीद ने किया था। ठीक है, ये गुजरात का व्यापारी था और उस समय ये दक्षिण अफ्रीका गए थे। वहीं ये वास्को डी गामा दक्षिण अफ्रीका, जो ये वाला जो पोर्शन है ना दक्षिण अफ्रीका का, ये नीचे का, तो इधर ही ठहरे थे और इनसे इनकी मुलाकात होती। यही इनको लेकर भारत आए थे। ठीक है, आगे है कि केरल के कालीकट बंदरगाह पर किस राजा ने वास्को डी गामा का स्वागत किया था? किस राजा ने? तो राजा जमोरिन ने किया था। आगे हम लोग देखते हैं कि किस यूरोपियन समुदाय ने भारत के साथ प्रथम व्यापारिक संबंध स्थापित किए थे? तो किस यूरोपियन ने किया था? तो ये आपका किए थे पुर्तगालियों ने किया था। भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर बनकर कौन आया था? तो कौन आया था? तो ये आपका आया था फ्रांसिस्को डी अल्मेडा आया था, जो भारत में 1505 से लेकर 1509 तक रहा। किस पुर्तगाली गवर्नर ने नीला जल योजना, यानी जिसे हम लोग बोलते हैं ब्लू वाटर पॉलिसी, शुरू की थी? तो किसने किया था? तो ये किया था फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने शुरू किया था। आगे के भारत में पहले पुर्तगाली गवर्नर द्वारा किसे दुर्ग का निर्माण कराया था? ठीक है, किस किले का, मतलब कि किस किले यानी दुर्ग का निर्माण कराया था? तो उसका नाम था सेंट एंजेलो फोर्ट। ठीक है, जो कोचीन में स्थित है। भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव रखने वाला महानतम पुर्तगाली गवर्नर कौन था? तो ये आपका था अल्फांसो डी अल्बुकर्क था। आगे के अल्फांसो डी अल्बुकर्क कब से कब तक भारत में पुर्तगाली गवर्नर बनकर रहा? तो कब से कब तक? ये 1509 से लेकर 1515 तक बनकर रहा। अगला क्वेश्चन है कि किस पुर्तगाली गवर्नर ने बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीता था? तो किसने? ते अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने 1510 में ये बीजापुर के जो शासक यूसुफ आदिल शाह थे उनसे गोवा को छीन लिया था। हिंदू महिलाओं से विवाह की नीति किस पुर्तगाली गवर्नर ने अपनाई थी? तो किसने अपनाई थी? तो ये अल्फांसो डी अल्बुकर्क ये अपनाए थे। गुजरात का शासक बहादुर शाह किसके साथ संघर्ष करते हुए मारा गया था? तो ये आपका पुर्तगालियों के साथ संघर्ष करते हुए मारा गया था। आगे की भारत में सबसे पहले आने और सबसे बाद में जाने वाले यूरोपियन कौन थे? तो ये आपके पुर्तगाली थे। सर्वप्रथम किस वस्तु ने यूरोपियों को भारत में कारोबार के लिए प्रोत्साहित किया था? तो ये आपके मसालों के व्यापार के लिए। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भारत में कब की गई थी? ये किया गया था 1498 ईस्वी में किया गया था। भारत में तंबाकू की खेती, जहाज निर्माण, प्रिंटिंग प्रेस का सूत्रपात किस यूरोपीय शक्ति के आगमन से हुआ था? तो ये आपका हुआ था पुर्तगालियों के द्वारा। ये पुर्तगालियों की देन है। पुर्तगालियों का भारत में गोवा, दमन और दीव पर कब तक कब्जा रहा? कब तक रहा? तो ये 1961 तक कब्जा रहा। किस आंदोलन ने गोवा में पुर्तगाली राज्य को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो ये गोवा मुक्ति आंदोलन ने।
स्वयं को सागर का स्वामी कौन कहते थे? तो ये कहते थे पुर्तगाली बोलते थे। आगे कि श्रीलंका में डच और पुर्तगाली उपनिवेशवादियों के वंशजों को क्या कहा जाता था? बोला उनको क्या बोला जाता था? बुरधेर। ठीक है, बुरधेर बोला जाता था। किस युद्ध में मिस्र, तुर्की और गुजरात की संयुक्त सेना ने फ्रांसिस्को डी अल्मेडा को 1508 ईस्वी में जो है पराजित किया था? तो ये आपका क्या था? चोल का युद्ध में। ठीक है, चोल का युद्ध में जो है मिस्र, तुर्की और गुजरात की संयुक्त सेना ने फ्रांसिस डी अल्मेडा को जो है 1508 ईस्वी में पराजित किया था। बंगाल के किस स्थान पर पुर्तगालियों ने अपना कारखाना स्थापित किया था? तो ये किया था हुगली में। आगे है कि सर्वप्रथम 1530 ईस्वी में गोवा को अपनी राजधानी बनाने वाला पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन था? तो पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन था? तो नीनो डी कुन्हा थे। ठीक है, नीनो डी कुन्हा थे। भारत में गौथिक स्थापत्य कला की शुरुआत किसने की थी? किसने किया था? तो ये आपका पुर्तगालियों ने किया था। पुर्तगालियों ने हिंद महासागर पर नियंत्रण करके वहां पर कौन सा कर लागू किया था? तो कौन सा कर? तो कारतेन कर जो है लागू किया था। आगे है कि अंग्रेजों को पुर्तगालियों ने ब्रिटेन के राजा चार्ल्स द्वितीय का पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से विवाह के अवसर पर कौन सा क्षेत्र जो है दहेज के रूप में दिया था? तो ये आपका बंबई को दहेज के रूप में दिया था। पुर्तगालियों के बाद कौन यूरोपीय भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे? तो पुर्तगाली के बाद जो है डच आए थे। अब कौन सा पहला डच यात्री भारत के पूर्व में सुमात्रा पहुंचा था? तो एक कार्नेलियन हाउटमैन जो है जो 1556 में जो है भारत के पूर्व में जो सुमात्रा है वहां पे पहुंचा था। डच किस देश के निवासी को बोला जाता था? तो डच जो है नीदरलैंड के निवासी को बोला जाता था, जो पहले हाईलैंड के नाम से जानते थे, अब जो है उसको नीदरलैंड के नाम से जाना जाता है। भारत में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई थी? तो आपका किया गया था 1602 ईस्वी में किया गया था। डचों ने भारत में अपनी पहली व्यापारिक फैक्ट्री कब और कहां स्थापित की थी? तो ये आपके किया था मसूलीपट्टनम में 1605 ईस्वी में किया था। डचों ने गोवा पर कब अधिकार स्थापित किया था? तो डचों ने गोवा पर जो है 1639 ईस्वी में जो है ये अधिकार किया था। डचों ने बंगाल में किस स्थान पे अपना कारखाना स्थापित किया था? तो ये किया था चीन सुरा में जो है ये स्थापित किया था। किस युद्ध में पराजित होने के बाद भारत से डच का अंतिम रूप से पतन हो गया? तो ये आपका बेदरा का युद्ध बोला जाता है, जिसमें डच जो है पराजित हो गए थे। बेदरा का युद्ध कब और किसके मध्य लड़ा गया था? तो बेदरा का युद्ध जो है अंग्रेज और डचों के बीच 1759 ईस्वी में जो है लड़ा गया था। आगे के मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो प्रथम अंग्रेज कौन था? तो ये आपका था कैप्टन विलियम हॉकिंस। मुगल शासक जहांगीर के दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो यही था कैप्टन विलियम हॉकिंस, जो 1609 ईस्वी में गया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई थी? तो ये 1600 ईस्वी में किया गया था। भारत का बादशाह उस समय कौन था जब ब्रिटेन में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी? तो ये था आपका अकबर था। ठीक है, ये अकबर था। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को कब अधिकार पत्र प्रदान किया था? तो कब किया था? तो ये आपका किया था 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में अधिकार पत्र जो है प्रदान किया था। भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज कौन था? तो उसका नाम क्या था? रेड ड्रैगन था उसका नाम। अंग्रेजों ने सबसे पहले भारत के किस राज्य में फोर्ट सेंट जॉर्ज नामक किले का निर्माण किया था? तो ये आपका तमिलनाडु में किया था। ठीक है, तमिलनाडु में किया था। किस मुगल शासक ने 1613 ईस्वी में एक फरमान जारी कर अंग्रेजों को सूरत में व्यापारिक जो है फैक्ट्री खोलने की इजाजत दी थी? तो ये आपका जहांगीर ने। आगे क्वेश्चन की ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास को पट्टे पर किस वर्ष प्राप्त किया था? तो किस वर्ष प्राप्त किया था? तो ये आपका किया था 1639 ईस्वी में प्राप्त किया था। वर्ष सन 2008 में वित्तीय क्षेत्रों में सुधार हेतु जिस समिति का गठन किया गया था उसके अध्यक्ष कौन थे? तो उसके अध्यक्ष का नाम था रघुराम राजन। वाणिज्य बैंक किस सूची के अंतर्गत आते थे? ठीक है, किस सूची के अंतर्गत आते हैं? तो ये संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। विश्व का प्रथम केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो विश्व का प्रथम केंद्रीय बैंक जो है स्वेरिजेस रिक्स बैंक, जो स्वीडन में जो है इसकी स्थापना 1668 ईस्वी में हुआ था। स्वतंत्र भारत के आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो प्रथम भारतीय गवर्नर कौन है? तो ये आपके सीडी देशमुख थे।
आरबीआई किस प्रणाली के तहत करेंसी नोट जारी करता है? तो ये करता है नियत न्यूनतम आरक्षण प्रणाली के तहत जो है करेंसी नोट जारी करता है। भारतीय रिजर्व बैंक को कुल कितना जो है रिजर्व कोष अपने पास रखना होता है? तो ये आपका रखना होता है 200 करोड़। ठीक है, ये 200 करोड़ रखना पड़ता है। किस आयोग ने केंद्रीय बैंक के रूप में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई की संस्तुति दी थी? तो ये आपका हिल्टन यंग आयोग ने दिया था। ठीक है, हिल्टन यंग आयोग ने दिया था। आगे हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? तो किस वर्ष किया गया था? ये किया गया था 1 जनवरी 1949 को किया गया था। आरबीआई के राष्ट्रीयकरण के समय उस समय जो है कौन गवर्नर थे? तो आरबीआई के कौन गवर्नर थे? तो ये एल.के. झा थे। ठीक है, एल.के. झा थे। कोई भी बैंक अपनी शाखा का स्थानांतरण किसकी अनुमति के बिना नहीं कर सकता? तो किसकी अनुमति के बिना? तो ये आरबीआई की अनुमति के बिना जो है नहीं कर सकता। भारत के विदेशी व्यापार से संबंधित आंकड़े किसके द्वारा एकत्रित और प्रकाशित किए जाते हैं? तो ये आपके आरबीआई के द्वारा जो है किए जाते हैं। आगे क्वेश्चन कि भारत का पहला व्यापारिक बैंक कौन सा है? तो भारत का पहला व्यापारिक बैंक है जनरल बैंक ऑफ इंडिया है, जो 1786 में स्थापित हुआ था। बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये 1790 में किया गया था। भारतीयों द्वारा प्रबंधित समिति दायित्व का प्रथम भारतीय बैंक कौन सा है? तो प्रथम भारतीय बैंक कौन सा है? तो अवध कमर्शियल बैंक, जो 1881 ईस्वी में स्थापित हुआ था। और पूर्ण रूप से भारतीयों द्वारा प्रबंधित बैंक कौन सा था? तो पूर्ण रूप से कौन था? तो ये पंजाब नेशनल बैंक था। आगे हम लोग देखते हैं कि पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये आपका 1894 ईस्वी में किया गया था। बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना कब किया गया था? तो यह किया गया था 1806 में किया गया था। भागीरथी और अलकनंदा किस स्थान पे मिलने पर गंगा नदी के नाम से जानी जाती है? तो ये आपका देवप्रयाग, उत्तराखंड के देवप्रयाग में जहाँ भागीरथी और अलकनंदा मिलती है उसको जो है देवप्रयाग के नाम से जाना जाता है। टिहरी बांध किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? तो जो टिहरी बांध है ये भागीरथी और भीलांगना नदी के जो है संगम पर स्थित है। और एग्जाम में आपको बस भागीरथी देता है, लेकिन ये भीलांगना भी है नदियाँ। गंगा नदी किस स्थान पे मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है? तो ये करती है आपका हरिद्वार से। ठीक है, मैदानी क्षेत्र में हरिद्वार से प्रवेश करती है। बद्रीनाथ धाम किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये आपका अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है। विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ धाम किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये आपका मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित है। बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो ये आपका पद्मा के नाम से जाना जाता है। गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो ये आपका यमुना नदी है। ठीक है, ये यमुना नदी है। पीलिया रोग में जो है कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो ये आपका यकृत अंग जो है प्रभावित होता है। पित्त रस का स्रावण कहाँ से होता है? तो कहाँ से होता है? तो ये आपका यकृत से होता है, पित्त रस का स्राव होता है। आगे के पित्त रस का संग्रह कहाँ होता है? तो पित्त रस का जो संग्रह होता है पित्ताशय में होता है। और देखिए इसमें दो है, यही एक ऐसा है कि इसका जो है स्रावण जो है यकृत से होता है और इसका संग्रह जो है पित्ताशय में होता है। हिपेरिन प्रोटीन जो शरीर में रक्त जमने से रोकती है जो है का उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है? इसका उत्पादन तो ये यकृत के द्वारा जो है हिपेरिन जो प्रोटीन है इसका जो है उत्पादन किया जाता है। मृत लाल कणिकाओं को किसके द्वारा नष्ट किया जाता है? तो ये आपका यकृत के द्वारा जो है नष्ट किया जाता है। भोजन में जहर देकर मारे गए व्यक्ति की मृत्यु के कारणों का पता जो है किस अंग की जांच द्वारा लगाया जाता है? तो ये आपका यकृत के द्वारा जो है जांच लगाया जाता है। पित्त का पीएच मान कितना होता है? जो पित्त रस होता है उसका पीएच मान 7.7 होता है। भोजन के माध्यम को क्षारी किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है पित्त रस के द्वारा। विटामिन के एवं वसा में घुले विटामिनों के अवशोषण में क्या सहायक होता है? तो ये आपका पित्त रस जो है सहायक होता है। मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो ये आपका है अग्नाशय। ठीक है, ये अग्नाशय है। और मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि एक साथ अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों जो है ग्रंथि का जो है कार्य करती है? तो ये आपका अग्नाशय है, जिसे अंतःस्रावी ग्रंथि यानी मिश्रित ग्रंथि इसको बोला जाता है। इंसुलिन हार्मोन्स का स्रावण किस ग्रंथि द्वारा किया जाता है? ये किया जाता है अग्नाशय के द्वारा। पूर्ण पाचक रस किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? ये किया जाता है अग्नाशय रस के। कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन इन तीनों प्रकार के भोज्य पदार्थ को पचाने के एंजाइम किस रस में पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं अग्नाशय रस में।
इंसुलिन की खोज किसने किया था? तो इंसुलिन की खोज फ्रेडरिक बेंटिन व चार्ल्स बेस्ट ने 1921 ईस्वी में किया था। इंसुलिन एक प्रकार है, तो किसका प्रकार है? तो ये आपका हार्मोन्स का जो है एक प्रकार है। आगे कि कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है? तो कौन करता है? तो ये आपका इंसुलिन करता है। किन कोशिकाओं से इंसुलिन का रिसाव होता है? तो ये आपका बीटा कोशिकाओं से होता है। ठीक है, बीटा कोशिकाओं से जो है इंसुलिन का रिसाव होता है। इंसुलिन के अल्प स्रावर से कौन सा रोग होता है? तो ये आपका होता है मधुमेह रोग, यानी जिसे हम लोग डायबिटीज कहते हैं। रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ाना क्या कहलाता है? तो ये आपका कहलाता है मधुमेह रोग कहलाता है। शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग हो जाता है? तो ये आपका होता है पैंक्रियाज। ठीक है, पैंक्रियाज की खराबी से होता है। इंसुलिन के अधिक स्रावर से कौन सा रोग होता है? तो ये आपका होता है हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग होता है। जीभ के ऊपरी भाग पर बने अंकुर को क्या कहा जाता है? तो ये आपका बोला जाता है स्वाद कलियां बोला जाता है उनको। जीभ के अग्र भाग से किस स्वाद का ज्ञान होता है? तो आपका मीठा का स्वाद का ज्ञान होता है जीभ के अग्र भाग से। और जीभ के पश्च भाग से जो है कड़वे का स्वाद पता चलता है। ठीक है, जीभ के पश्च जो भाग होता है कड़वे स्वाद का पता चलता है। आगे की जीभ के बगल वाले भाग से कैसे स्वाद का आभास होता है? तो एक खट्टा स्वाद। ठीक है, खट्टा का जो है स्वाद का भाव होता है। मानव शरीर का सबसे कठोर भाग कौन है? तो ये आपका है दांत का इनेमल है। दांतों के अध्ययन को क्या बोला जाता है? तो ये ओडोंटोलॉजी बोला जाता है। और दांतों की थेरेपी क्या कहलाती है? रूट कैनल ट्रीटमेंट कहलाती है, यानी RCT। दांतों में कठोरता किसके कारण होती है? तो किसके कारण होती है? ये आपका होता है कैल्शियम के कारण होता है। ठीक है, तो ये आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक हमारे वीडियो को शेयर कीजिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।